अस्सलाम वालेकुम। ईरान जो कि अपर हैंड गेन करता जा रहा है दिन ब दिन लड़ाई के अंदर। बज़ाहिर तो आपको मीडिया के ऊपर और लिबरल इंटेलिजेंसिया बता रही है कि वो जल्दी जल्दी जंग बंद कर दें, ईरान के लिए बहुत ख़तरा है। एक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। इसराइल को ही डेस्परेशन इस तरह बार बार आपको प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं अपने कि वो एस्केलेशन लैडर को जल्दी से क्लाइम करके या तो ढेर कर दे इसराइल के ईरान के अंदर जो एक वो रजीम का जो एक सपोर्ट बेस है, और लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर दे, जो उसने अटैम्प्ट किया था पहले 24 घंटे के अंदर जल्दी से एस्केलेशन लाइडर क्लाइम करने की, उसने असैसिनेशंस की। लेकिन ईरान ने वो धनिए का घूंट पिया और बिल्कुल जिस तरह अपनी पॉलिसी टुक टुक वाली पॉलिसी फॉलो की, और आस्ता 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 म्यूनिशंस की टाइप अमाउंट उसको बढ़ाता गया, रैंप अप करता गया। सो मच सो कि आज जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो ये है कि IDF ने टोटली टेक ओवर कर लिया मीडिया सिचुएशन को, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है। और इसराइल के अंदर इस वक्त क्राइम है रिपोर्टिंग करना। उन्होंने वेस्ट बैंक से भी सारी अल जज़ीरा और बाकी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को निकाल दिया। कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो प्राइवेट सिटीज़न भी जो कर रहा है ट्विटर वगैरह पे, तो उनको वो अपने आप को वो खुफिया करके करना पड़ता है, वीडियोस लगानी पड़ती हैं, बिकॉज इस वक्त क्रैकडाउन है इसराइल के अंदर शदीद, कि जो स्टेट एंड जो स्कोप एंड स्केल है डिस्ट्रक्शन का, और जिस तरह से इसराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग वगैरह फेल किए हैं अल्लाह के फजल से, तो वो उस सब को जैसे ऑब्सक्योर किया जाए, मत दिखाया जाए अवाम को। अब इसके अंदर यही है दूसरी ऑप्शन कि इसराइल जो है वो मजबूर करे अपनी लॉबिंग के थ्रू, अपने प्रेशर के थ्रू, केओस की एक वो खौफ दिला के, या खुदा न खास्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के, कि अमेरिका किसी तरह अमेरिका बहादुर मैदान में कूद जाए। अमेरिका भी बहुत सियाना हो चुका हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत सियाने सदर हैं, और वो लेफ़्ट की दिखा के राइट मारने वाला आदमी है, और लेफ़्ट की दिखा के राइट की दिखा के दोबारा लेफ़्ट मारने वाला आदमी है। यानी उन्होंने हर किस्म के डिप्लोमेटिक नॉर्म को वायलेट किया है, पिछली पिछली टर्म में भी और इस टर्म में तो बड़े ही खुल खुला के दबंग तरीके से वो आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऐसा मनूवर किया इस कॉन्फ्लिक्ट के तकाजे में, और प्लस मई की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की झड़प के तकाजे में, कि उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को एक लंच के लिए बुलाया। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करता है। आमतौर पे जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बुलाया जाता है, सिविल लीडरशिप को मिला जाता है, और साथ उसके साथ मिलिट्री स्टाफ और इन सारे इंटेलिजेंस चीफ्स वगैरह आ सकते हैं पोटेंशली। लेकिन बराह रास्त वन ऑन वन लंच करना चीफ के साथ, ये बड़ा ही यू नो डिफरेंट, मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट के है। और मेरे ख्याल में जिस ज़माने में हम रह रहे हैं इस वक्त डिप्लोमेटिक नॉर्म्स अबेंडन हो रहे हैं, एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ख्वाजा आसिफ ट्वीटिंग रेजिमेंट। आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया भर में एक नए दौर के अंदर डिप्लोमेसी जा रही है और एक ओपननेस आ चुकी हुई है, जो आप कह रहे हैं, कहते हैं कट थ्रू द बुलशिट वाला जो एक हिसाब हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक उस तरह के सदर हैं, और उन्होंने भी यही एटीट्यूड इख्तियार किया है कि वो डायरेक्टली उनसे बात करें जो कि माई बाप हैं, वाली वारिस हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की मिलिट्री। इसमें फ़र्क ये है कि आमतौर पे अमेरिका ने एक एयर मेंटेन किया कम अज़ कम ज़ाहिरी, कि वो पाकिस्तान या दुनिया के ममालिक के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फलने फूलना चाहते हैं, कि वो देखना चाहते हैं कि वो फल फूल रहे हों। ह्यूमन राइट्स की कुछ नैरेटिव को वो रखेंगे कि यार अपोजिशन पे मत जुल्म करो, मीडिया फ्रीडम्स और ये सब। अब वो सब जैसे उन्होंने अबेंडन कर दिया, और वो बराह रास्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से। तो ऑफकोर्स इसके अंदर हकीकत भी है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक सिक्योरिटी स्टेट रहा है, और जैसे कि हमारे चीफ साहब ने रिसेंटली कहा भी था कि इसका वक्त आ गया कि अब ये एक हार्ड स्टेट बने। और मैंने जिस तरह प्रोग्राम में कई बार कहा है कि आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बाकी साथी भी, कि आप चीफ की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि भाई फील्ड मार्शल वो पॉलिटिकल हर किस्म की अपोजिशन के बावजूद बने। यानी अकल का तकाजा है कि आप मई की झड़प जीते हैं, अवाम की मकबूलियत ऑल टाइम हाई पे आ गई है, PTI की मकबूलियत गिरना शुरू हो गई, बल्कि काफ़ी हद तक गिर चुकी हुई है। तो आप फील्ड मार्शल बनने का फ़ैसला क्यों लेंगे? और वो मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि आने वाले मसाइल को जो जियो पोलिटिकल लेवल पर दुनिया में पेश आने लगे हैं, उनको एंटिसिपेट करते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। मैं बहरहाल से ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन इस अथॉरिटेटिव पोजीशन के तहत उन्होंने ये एक डायरेक्ट मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रखी, डायरेक्ट लंच मीटिंग, सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करते हुए। तो हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर हम तफसील में जाएंगे। DISPR ने कहा है कि चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर के साथ वाइट हाउस में, और ये हाई लेवल एंगेजमेंट थी जो कि स्केड्यूल की गई थी कैबिनेट रूम में लंच के ओवर, और उसके बाद एक विजिट भी हुआ था ओवल ऑफिस के अंदर। ये मुख्तलिफ कमरे हैं
वाइट हाउस के, इनकी क्या अहमियत है डिप्लोमेटिक, वो ये है कि आप इससे इंडिकेट करते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस थी आपको। जिस तरह वेस्ट विंग है, रेड रूम है, वाइट रूम है, अब ये क्या चीज़ें आप कहेंगे क्या ये अजीब गरीब सी बातें कर रहे हो, ग्रीन रूम भी है एक उसमें। ये जैसे उन्होंने ना कलर कोडिंग और नामों से डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस और स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है। तो कैबिनेट रूम एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट कमरा है, और फिर उसके बाद ओवल ऑफिस जहाँ सदर खुद बैठता है और सिग्नेचर्स करता है, वहाँ उनको विजिट करवाना ये बहुत बड़ी जैसे एजाज़ की बात होती है, और आपका इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ स्टेटस इससे इससे ग्लीन किया जाता है कि आपको किस लेवल पे इंगेज किया जा रहा है। तो ये पैगाम जैसे दुनिया की उस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर दुनिया के लिए पैगाम है कि हमें किस अहमियत का उन्होंने हामिल ठहराया और इम्पोर्टेंट समझा कि हमें इस लेवल पे वहाँ बिठाया जाए। तो उनके साथ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो थे और मिस्टर स्टीव विटकॉफ थे। अब ये मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो खुद एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। इससे पिछली बारी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जीते थे इलेक्शन, और वो रिपब्लिकन पार्टी में इनके खिलाफ खड़े हुए थे एज एन अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको प्रिलिमिनरी डिबेट्स के अंदर बड़ी बुरी शिकस्त दी थी, और उसके बाद से ये डोनाल्ड ट्रंप के आप समझे लैकी ही रहे हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज़्यादा अहम किरदार बन के सामने आए हैं, और इनकी अगर मैं ज़ाती वो आपको बताऊं कि ये क्या किस लॉबी के हैं, तो मेरी राय है कि ये टोटली इसराइल लॉबी के आदमी है, और ये बड़े ख़तरनाक आदमी है विद इन द प्रेसिडेंसी, यानी विद इन द कोर ग्रुप ऑफ द कैबिनेट। साथ ही साथ मिस्टर स्टीव विटकॉफ थे। स्टीव विटकॉफ साहब वो हैं जिन्होंने अभी अहले फ़िलिस्तीन के साथ जो ज़्यादती की है, चाहे वो पीस टॉक्स के अतबार से हो, चाहे वो सीज़ फायर के अतबार से हो, तो ये स्टीव विटकॉफ साहब भी ज़ायोनिस्ट ही हैं, और ये भी इसराइल लॉबी के आदमी हैं। तो बड़े डेंजरस लोग डोनाल्ड ट्रंप ने साथ बिठाए। सर मैं कल रात भी आपको बता रहा था कि मैं दुआ गो हूँ कि हमारे जो नर्व्स हैं हमारे चीफ की, उनको अल्लाह बरकरार रखे, और वो बड़ा ये बहुत टफ मीटिंग में हो गए हैं। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। जिस तरह पीटीआई वाले और नून लीग वाले ठट्टे और मिजाह में इसको ऑनलाइन मना रहे हैं ना, दूसरे को पॉइंट लगाने के लिए, ये बहुत ही टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान वापस आया है, और बहुत ही ज़्यादा बोझ। वैसे डिप्लोमेटिकली हम तगड़े खड़े हैं, लेकिन ये मीटिंग फेस करना जैसे कोई हल्की बात नहीं होती। बहरहाल इसके अलावा ये विटकॉफ वहाँ पे थे और ये सब थे, और चीफ साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने फरमाया कि चीफ आर्मी स्टाफ ने डीप अप्रिसिएशन उन्होंने कन्वे की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की आवाम की, और डोनाल्ड ट्रंप यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, सिविल हुकूमत ने और आवाम ने बहुत भरपूर साथ दिया हमारा लड़ाई के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कंस्ट्रक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड रोल था, यानी डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो किरदार था अमन को ब्रोकर करने में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उसकी भी उन्होंने दात की कि यार आप लोग की दात है, अवाम को मैं दात देता हूँ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को। एक रीजनल जो क्राइसिस आया था, चीफ आर्मी स्टाफ ने एक्नॉलेज किया डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट्समैनशिप को, यानी कि उनकी सलाहियत जो है एज अ डील मेकर एंड एज अ स्टेट्समैन, और उनकी सलाहियत के वो मामला फहमी जो है उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा वो कूट कूट के भरी हुई है। और उन्होंने मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस जो है ना, जो ग्लोबल कम्युनिटी को फेस अभी करने पड़ रहे हैं, उनको डील करने की कैपेबिलिटी ट्रंप साहब के अंदर है, यानी इससे तारीफ़ की जाती है फॉर्मली। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके जवाब में पाकिस्तान की भी तारीफ़ की और लॉड किया कि पाकिस्तान रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का रोबस्ट काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम, और जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म पे पॉलिसी चल रही है। जिस तरह आपको याद है पिछले दिनों कि आईसिस का एक मास्टरमाइंड जो है जिसने अटैक किया था काबुल की बाजियाबी के दिन अमेरिकन फ़ौजियों के ऊपर, उनके कत्ल भी हुए थे 4-5 फ़ौजी, उसको अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर से रिसेंटली पाकिस्तान ने एक्स्ट्राडाइट किया था और यूएस को हैंड ओवर किया था अरेस्ट के लिए। तो ये उस ज़िम्न में भी कह रहे हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप है काउंटर टेररिज्म का वो बाकी है, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह जो हमारे दरमियान चल रही है। और दोनों साइड्स ने रीअफर्म किया कि हमारी कमिटमेंट जो है वो जारी रहेगी इन कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट दी टेररिस्ट और काउंटर टेररिज्म की फील्ड में। इस डिस्कशन के अंदर बायलैटरल कोऑपरेशन की भी बातें की गई, मल्टीपल डोमेन्स के अंदर, ट्रेड की डोमेन, माशी कोऑपरेशन की डोमेन में, माइंस और मिनरल एक्सप्लोरेशन की डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, क्रिप्टो करेंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की डोमेन में। तो ऐसे अगर आप आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि SIFC का जो है वो जैसे वो उसका पर्चा पढ़ के सुनाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कीन इंटरेस्ट शो किया कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ डेवलप की जाए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक कन्वर्जेंस और शेयर्ड इंटरेस्ट की बुनियाद पे। और बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई प्रिवेलिंग टेंशन्स के बारे में ईरान और इसराइल की।
और दोनों लीडर्स ने एम्फसाइज़ किया कि बहुत अहम है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फौरी रिजॉल्व किया जाए, रेजोल्यूशन की तरफ जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर तारीफ़ की चीफ साहब की और उनकी लीडरशिप की और डिसाइसिवनेस की, और उन्होंने कहा कि बड़ा एक मुश्किल कन्फ्यूजिंग ज़माना है और रीजनल डायनामिक्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसके तहत उन्होंने कहा कि हम अपने ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को चीफ साहब ने इन्विटेशन दी कि म्यूचुअली कन्वीनियंट वक्त पे आप ऑफिशियल दौरे पे पाकिस्तान ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। और इनिशियली जो ये मीटिंग है घंटे की ली थी, लेकिन एंडेड अप बीइंग 2 आवर्स लॉन्ग। अभी मैंने इतनी लंबी तफसील क्यों बयान की एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, क्योंकि सारी डिटेल्स अहम है। पहले तो ये आपको समझना होगा कि ये इसके ऊपर सारी जो बाकी चीज़ें थी वो विंडो ड्रेसिंग थी। मेन चीज़ थी एक्नॉलेज करना कि आप पाकिस्तान की ट्रू लीडरशिप हैं, एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, नंबर 1। तो ये अपोजिशन ग्रुप्स और जो हमारे अंदर जमहूरियत पसंद एटीट्यूड्स हैं, मेरे ख्याल में उनको खैर बात कहने का वक्त आ गया है। पूरी दुनिया के अंदर जैसे जमहूरी लिबादा जो है, जो उसको वो जो ओढ़ा हुआ था सब ने किसी न किसी मतलब पैमाने पे उसको अबेंडन किया जा रहा है, और एक हार्ड स्टेट वाली बात जो है वो एक हकीकत बनती जा रही, चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें। पाकिस्तान पतला सारा मुल्क है, हमारे इर्द गिर्द बहुत हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं, और बहुत ज़्यादा ग्लोबल रीजनल जो हैं वो टेंशन्स यहाँ इस एरिया में कन्वर्ज करती हैं। 7 गुना बड़े दुश्मन से हमने पंगे लिए हैं हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ जाए। एक सिक्योरिटी स्टेट कुछ ना कुछ लेवल पे ये रहेगी, और अमेरिका ने भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया। नंबर 1 तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का तो उन्होंने मकबूल, उन्होंने कहा ठप थी, उन्होंने कहा जो तुम करना चाहो वो कर लो। वो वैसे है, और मसला कि हमारे यहाँ ये बात इसकी अहमियत नहीं समझी जाती कि अगर आप सिविल निज़ाम को नहीं चलने देंगे तो अवाम के और रियासत के दरमियान गैप बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे पार्टिसिपेशन की कैफियत अवाम के अंदर होनी चाहिए, और कोई भी माशरा चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, अगर उसके बुनियादी उसूल इंसाफ में नहीं होते तो वो माशरा चल नहीं पाती। तो एक अच्छा सुनहरी मौका है दोबारा कि हमारी रियासत जो है वो जो हमारे दरमियान टेंशन्स बनी हुई हैं, जो नाराज़ ग्रुप बने हुए हैं, बलोच, पीटीआई, पश्तून, ये वगैरह, इन सबको एक पेज पे ला के कानों से पकड़ के ला के सीधा किया जाए कि यार बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है, मसला क्या है तुम सारों को, और एक पेज पे करके अवाम के जो दरमियान दिल फटे हुए हैं उनको मेंड करके हम एक डायरेक्शन में लग सकते हैं। दूसरे लेवल पे क्या बात है कि पाकिस्तान साथ जो जो हमें जो एक लारा दिया जाता है हमेशा ट्रेड का, मिनरल एक्सप्लोरेशन का, और वो इसमें तफसील भी बताई गई कि वॉर ऑन टेरर के ज़माने में अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह मैप कर लिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मिनरल रिजर्व्स और रिसोर्सेज हैं। वैसे तो अमेरिका अगर आपके पूरे मिनरल रिजर्व्स और रिसोर्सेज को मैप कर ले तो एक खौफ की घड़ी भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में मरा जाता है दुनिया के रिजर्व्स को, मिनरल और नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स को लूटने के लिए। लेकिन बहरहाल जिस तरह से गवादर की अहमियत का हमें अंदाज़ा तब हुआ था जब अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था या 1950s में, उसी तरह अगर किसी एक साइंटिफिक परसूट को अमेरिका ने देख लिया तो हमें उसमें से बेनिफिट ही लेना चाहिए। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे और पाकिस्तान, हमारे और चीन के दरमियान, और एक तरफ अमेरिका, इस रिलेशनशिप को बहुत एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट में लेके जाया जा रहा है। ये तो बात वाज़े होगी कि इंडिया का हमें अग्रेस करने से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार उसने हमें फोर्स कर दिया कि हम चीन के साथ पूरी तरह, जो हमारा एक ट्रेडिशनल एलाय है, हम पूरी तरह अलाइन हो जाएं, और वो जो सीपैक रिजीम थी पूरी उसको रिवाइव करें। वो इस झड़प में भी सारा डिस्प्ले हुआ है, और अमेरिका के भी इस बात पे कान खड़े हो गए, तो उन्होंने भी इसका डैमेज कंट्रोल करना था कि एक रीजन में हमारा बड़ा अच्छा एक एलाय था पाकिस्तान, वो टोटली जो है वो लूज़ ना हो जाए। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड डील्स, पोटेंशियल मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ये सारी वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें क्रिप्टो करेंसी और ये जदीद IT के सेक्टर्स का नहीं पता।
आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें अच्छी भी हैं कि नहीं है, लेकिन दे आर फील्ड्स टू बी एक्सप्लोर्ड जो नए दौर की हैं, और हमें इन चीज़ों का नहीं पता और हम इनके अंदर कमज़ोर हैं। तो अमेरिका ये सारी चीज़ें हमें जैसे ऑफ़र करेगा ताकि वो कर सके, हमारे साथ एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ले सके। इशू ये है कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जहाँ पे कैरेट जो है उसके साथ साथ स्टिक ज़्यादा बड़ा हो सकता था। अब स्टिक का आंसर जो है वो बहुत छोटा हो गया और बड़ी सारी कैरेट ही हमें ऑफ़र करनी पड़ेगी अमेरिका को, क्योंकि ना ही ये ईरान और इज़राइल की जंग जो है वो अमेरिका और अफ़गानिस्तान वाली जंग है, यानी ना ही इस वक़्त जो बड़ा मसला का बायस बना हुआ मुल्क वो अफ़गानिस्तान है, जो कि एक नॉन कंट्री था जहाँ पे डिफरेंट कबाइल की एक मिक्स मैच सी हुकूमत थी। उनके पास ना कोई एयर फोर्स थी, ना कि उनके पास कोई मिसाइल और बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ थी, ना उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी, वो सिर्फ एक ग्राउंड फाइटिंग फोर्स थे और एक गुज़रगाह है सेंट्रल और साउथ एशिया की। ये ईरान का मसला बन गया, नंबर 1। नंबर 2, ये 2001 वाला पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ पे ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ओपन कि अवाम उनसे नफ़रत करती हो और अवाम उनके साथ ना हो, और हमारी डिपेंडेंसी हो इंटायरली अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। हमारे अब एयर डिफेंसेस जो हैं वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड हैं और हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब वो परेशानी भी नहीं है कि यार अगर हम अमेरिका की नाफरमानी करेंगे तो अमेरिका हमारा सारा निज़ाम बंद करके हमें इंडिया के सामने नरम चारा बना के फेंक देगा। अब वो मसला भी नहीं रहा। हमने अपने आप को साबित भी कर दिया हिंदुस्तान के सामने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और हमारी डिपेंडेंसी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे इतनी नहीं है कि अमेरिका हमें स्टिक दिखा के कहे कि तुम अपनी एयर बेसिस दे दो हमें और ईरान के ख़िलाफ़ मुखबरी शुरू कर दो और ईरान की पुश्त कमज़ोर कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब तकाज़े समझते हुए, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल अभी तक बमबारी में एंटर नहीं किया कि उसको पता है ना पाकिस्तान सहमति के लिए वो देगा कि यहाँ एयर बेसें बनाओ और हमले करो ईरान के ऊपर, और ना इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के अंदर जो एसेट्स हैं अमेरिका के, वहाँ से वो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ईरान फिर जवाब देगा, और अगर ईरान जवाब देगा तो आपकी ऑयल फील्ड्स, आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स बर्बाद हो जाएंगे और कई दर्जन, कई हज़ार और दर्जन हज़ारों अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत ये हैंडल नहीं कर सकती, बिकॉज डोमेस्टिकली उसने जो ओपिनियन बिल्टअप किया वो ये है कि मैं फ़ौजी नहीं मरने दूंगा, मैं बच्चे नहीं मरवाऊंगा अमेरिका के, मैं एक बेजा की, इसको अमेरिका की ज़ुबान में नेवर एंडिंग वॉर कहते हैं, मैं एक नई नेवर एंडिंग वॉर नहीं शुरू करूंगा। और इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ जो लॉबी राइट विंग में भी है और लेफ़्ट विंग में भी है अमेरिका में, उसने खप डाली हुई है कि हम अमेरिका की खातिर तो लड़ेंगे लेकिन इसराइल की खातिर एक दोबारा इस सैंड हेल होल, हमें वो सैंड हेल होल कहते हैं मिडल ईस्ट को, इस जहन्नम में, रेतली जहन्नम में हम फिर दाखिल नहीं होंगे और हम एक नेवर एंडिंग वॉर में अपने बच्चे बेटियां भाई नहीं मरवाएंगे। तो इसराइल के एंटी ग्रुप्स जो हैं राइट विंग में और लेफ्ट विंग में, चाहे वो मजहबी इक़दार की बुनियाद पे हों, चाहे वो सियासी इक़दार की बुनियाद पे हों, वो इस वक्त फुली एक्टिव हैं। और एक लॉबी है बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर जिसने अभी एक सेनेट में बिल भी पेश किया है कि अमेरिकन सदर अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट की इजाज़त के बगैर जंग नहीं लॉन्च कर सकता। ये उन्होंने बिल पेश किया है और कोशिश कर रहे हैं वो कि पास हो जाए बिल, क्योंकि ये खौफ हमेशा रहता है कि जिस तरह बुश ने अपनी मर्ज़ी से अकेले यूनिलैटरली फ़ैसला करके इराक़ में दाखिल कर दिया अमेरिकनों को और अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दिया, उसी तरह ट्रंप जो है वो ईरान में ना दाखिल कर दे रहे हैं। और एक सिक्लिकल फेज़ चलता है अमेरिका में, हर 20-25 साल के बाद उनको एक बड़ी जंग करनी पड़ती है। असले का अपना सारा उन्होंने ज़ख़ीरा बर्न आउट करना होता है, नए से रिप्लेस करना होता है और अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को सेटिस्फाई करना होता है, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग। दर हकीकत अमेरिका की बेस इकॉनमी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे है। एक ज़माने में वो अप टू $500 बिलियन सालाना मनी लॉन्डर करते थे। इस वक्त एस्टिमेट किए जाते हैं कि अमेरिका अपवर्ड्स ऑफ $1 ट्रिलियन सालाना पूरी दुनिया का लॉन्डर करता है। बुनियादी तौर पे ये ग्लोबल इकॉनमी है, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग, वेपन्स की प्रोडक्शंस और उसकी मूवमेंट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये ग्लोबल इकॉनमी है ही यही दर हकीकत। इसको माने या ना माने आप, अभी अभी वो लिबरल ऑर्डर आपके जहन में पूरी तरह टूटा नहीं है, वो फैंटेसी हमारे यहाँ यूट्यूबर वगैरह उसको फैलाते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हकीकत ये कि दुनिया की इकॉनमी यही कुछ है। वियतनाम में भी यही थी हेरोइन की सप्लाई, अफगानिस्तान में भी यही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हेरोइन की सप्लाई, इराक में भी यही थी असला बेचना है। वो $1 का $0.5 का जो कोका कोला का कैन होता था वो इराक में अमेरिकन आर्मी को $30 से $40 का उनके ठेकेदार प्रोवाइड किया करते थे। तो अब वो उसके सलमान की आंखें फट गया, बाहर आ गई हैं, मतलब इतना मार्जिन, जो चीज़ 50 सेंट की मिलती है अमेरिका में होलसेल पे, उसको बल्कि होलसेल में तो 20-25 सेंट की होती होगी, उसको ला के जब कॉन्ट्रैक्टर पहुँचाते थे इराक में तो वो $30 से $40 की बिका करती थी एक अमेरिकन सिपाही पीने के लिए उसके कोका कोला का कैन। तो जिस लेवल की करप्शन, जिस लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग होती है पूरी दुनिया में, हम उसको फैदम और इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आई डोंट नो व्हाट $1 ट्रिलियन इज़।
बट डू यू नो हाउ मेनी, आई डोंट नो कितने डॉलर कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में, आई हैव नो क्लू। मिलियन 6 वाला होता है ना, और बिलियन होता है 9 वाला, तो ट्रिलियन कितना होता होगा? 12 तो होता होगा मिनिमम, 12 जीरोस। और अमेरिका सालाना, आई थिंक 12 जीरोस है बाय द वे, सालाना ट्रिलियन प्लस डॉलर्स लॉन्डर करता है सिर्फ अमेरिका की फिजिकल एंटिटी के थ्रू। जो वो मनी और वेपन्स और ह्यूमंस लॉन्डर करता है थ्रू द ग्लोबल साउथ, जहाँ जहाँ उन्होंने जंग की हुई है, वी कांट फैदम, वी कांट फैदम। हमारे लिए ये मतलब जैसे वो रियल नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आई थिंक पाकिस्तान ने, उसने बड़ी चीज स्पेसिफिक बात की कि पाकिस्तान से बेहतर ईरान को कोई नहीं जानता। और ये बड़ी एक डीप कट भी है, बिकॉज जो डीजीआई थे हमारे चीफ साहब, वो ईरान से भी उनके ताल्लुकात रहे हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वो सारा मामला देखा है। बिकॉज 30 से 40 जो हमारी बलोच आउटफिट्स जो हैं बलोचिस्तान के अंदर जो ऑपरेट करती थी, वो ईरान बेस्ड होती थी। और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रॉ को वहाँ इंट्रोड्यूस करके और इंडियन मर्चेंट नेवी के जरिए वहाँ पे उन्होंने भर्ती किए होते थे इंडियन, और उसके जरिए वो यहाँ पे सारा कुलभूषण वाला एपिसोड आपके सामने है। और आज वो रॉ का नेटवर्क जो है वो पुट्ठा पड़ गया ईरान को, तो ईरान को भी रिकन्सिडर करनी पड़ेगी अपनी दोस्तियाँ और ताल्लुकात यहाँ पे। तो बहरहाल ट्रंप ने बहुत तारीफ़ की कि चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अकल का मुजाहरा किया, बहुत हुनर और हुनरमंदी का मुजाहरा किया इंडिया के ख़िलाफ़ जंग रोकने में। उन्होंने कहा एक इज़्ज़त और शर्फ़ की बात है कि मैंने आपको मिला फील्ड मार्शल साहब को। और उन्होंने बहुत फैसिनेटिंग बात की, और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया कि दे हैव नॉट मेड अ डिसीजन ऑन हाउ टू प्रोसीड विद ईरान। पाकिस्तान से जाके उन्होंने क्या टेस्टर लगाया होगा? बेस दे दो, सर्वेलेंस दे दो, बताओ क्या, और मशवरा भी लिया होगा सिंसियर कि क्या करना चाहिए ईरान के साथ। पाकिस्तान ईरान की माशरत को बखूबी जानता है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये भी कम्युनिकेट किया होगा कि अहले तशय्युअ कम्युनिटी अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड के जज्बात और सेंटिमेंट्स का क्या ब्लोबैक आएगा, मिलिटेंसी का क्या ब्लोबैक आएगा, किस किस्म का ग्लोबल केओस क्रिएट हो जाएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कलेप्स आ जाएगा, ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स कलेप्स कर जाएंगे। ये पाकिस्तान ने सब ये बातें कन्वे की होंगी यकीनन चीफ साहब ने। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बखूबी है इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। सऊदियों का भी यही मौक़िफ़ होगा। तो अब जो इससे फैसला हो रहा है ना, मैंने आपको जो 3-4 ऑपरेशन प्रेजेंट किए थे, सॉफ्ट रजीम चेंज हो जाएगा, ये मैं एक नया ऐड कर देता हूँ। आज मैं बताऊँगा सॉफ्ट रजीम क्या है। एक है हार्ड रजीम चेंज, कि इस्लामी निज़ाम, इस्लामिक रेवोल्यूशन टोटली डिकैप्टेड, सबको सजाएँ, लिबरल ऑर्डर, पहलवी को लेके आओ यहाँ पे, ईरान इज़ अ डेमोक्रेसी, लिबरल वट जो भी सेकुलर रियासत है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और स्प्लिंटरिंग हो जाए ईरान के। एक ये है। दूसरी ये है कि न्यूक्लियर पे उनको आमादा कर दो कि यार ये छोड़ दो, ये अबैंडन कर दो और कुछ ले लो। एक तीसरी चीज़ जो है जिसको मैं आज एक नई शक्ल देना चाहता हूँ, वो है सॉफ्ट रजीम चेंज। सॉफ्ट रजीम चेंज ये हो कि इस्लामी निज़ाम भी रहे, और जिस तरह से आस्ता आस्ता सिरक के ईरान मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है या रिफॉर्मिज़म की तरफ जा रहा है, जिस तरह पेज़ेशकियान वगैरह आए इस इलेक्शन के अंदर, और वो रईसी साहब को सस्पेक्ट सर्कमस्टांसेस के तहत कत्ल किया गया, यानी मैं तो अभी भी कायम हूँ दैट वाज एन असैसिनेशन, और ये कुछ इंटरनल मामला भी था। और ईरान की टॉप हायरकी के अंदर जो ट्रेचरी का मॉडल है बहुत ज़्यादा क्लियरली एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स हैं उनकी। गेम ऑफ थ्रोन्स और गेम ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है। उसके अंदर जैसे एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हो जाए कि खामनाएँ पीछे हट जाएं या उनको सीन से गायब कर दीजिए खुदा न खास्ता, और कुछ एक सॉफ्ट किस्म की मजहबी लीडरशिप को लाया जाए, जब बिल्कुल पोप नुमा बन जाएं। अभी भी कुछ असर व रसूख बनस्बत खमैनी के तो बहुत कम है खमनाई का, लेकिन अभी भी कुछ असर व रसूख है मजहबी लीडरशिप का, और इन जज्बात को ठंडा किया जाए, और ईरान के अंदर जो अज़ाइम हैं ग्लोबल लेवल के या मिडल ईस्ट लेवल के, उनको ठंडा करके आस्ता 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 ईरान को बैक ऑफ किया जाए और डिले कर दिया जाए 5-10 साल, जो इनेविटेबल कॉन्फ्लिक्ट दोबारा ईरान और इसराइल का हो सकता है। ये सॉफ्ट कू की भी कुछ गुंजाइश बन सकती है। अब अल्लाह जाने कि हमारे चीफ साहब ने क्या कम्युनिकेट किया। अब वो आएंगे, डिब्रीफ होगा, ये बातें सारी सामने आएंगी, इसमें बहुत क्या सराहियाँ होंगी कि पीटीआई वाले कहेंगे कि वो डील होगी, सौदा हो गया, बेसें दे दी। अभी आप सुनेंगे प्रोपेगेंडा भी कर देंगे मैं पीटीआई वाले कि वो फलाना शहर जो है वहाँ पे एयरबेस है पाकिस्तान की, अमेरिकन जहाज लैंड कर गए और ये हो गया और वो हो गया। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड करता। दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान। पाकिस्तान इज़ नॉट द सेम एज 2001। अमेरिका इज़ नॉट द सेम एज 2001। उसकी भी वो ताकत नहीं रही। दुनिया में और भी ताकतें हैं, यूनिपोलैरिटी दुनिया की ख़त्म हो गई है। सो इट इज़ लेथार्जिक थिंकिंग जो हम कर रहे हैं, पीटीआई वाले कर रहे हैं, अपोजिशन वाले कर रहे हैं। मत करें, बस कर दें। आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं और आप अपने आईक्यू को भी इंसल्ट कर रहे हैं। आप 2001 के टाइम और स्पेस जब चेंज करता है, इन्वायरमेंट चेंज करती है, माहौल चेंज करता है,
तो आप उनको चस्पा नहीं कर सकते उन आइडियाज़ को मिन वन होल सेल एज इट इज़ आज के दौर के ऊपर। ये लेथार्जिक थिंकिंग है, ये स्लो लेज़ी थिंकिंग है। ईरान और अफगानिस्तान की तशबीह नहीं मैच करती, पाकिस्तान की पाकिस्तान से 2001 की नहीं मैच करती मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और दुनिया में स्टेटस। अमेरिका का अमेरिका से नहीं मैच करता 2001 का। दुनिया में बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई हैं, चाइना इमर्जिंग पावर है, इंडिया इमर्जिंग पावर है, रूस इमर्जिंग पावर है, ब्राज़ील इमर्जिंग पावर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना आसान नहीं है, दुनिया यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। और सबसे बढ़ के जो जो बात अहम होनी चाहिए कि जो हमारे दरमियान मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे लिबरल ऑर्डर के, रूल्स वाले ऑर्डर के, वो भी कोलैप्स कर गई हैं। 7 अक्टूबर को उनका जनाजा निकल चुका हुआ है और 2 साल से हम जंगल लॉ के अंडर रह रहे हैं। और जंगल लॉ के अंदर पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके बॉर्डर के ऊपर इसराइल या अमेरिका दोस्त या अमेरिका के बाकायदा फ़िज़ाई अड्डे कायम हो जाएं और अमेरिका उनके सिर पे आके बैठ जाए। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स ये मैं लास्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त तलब करूँगा। ये इज़राइल के प्रोफेसर की, जो ये इसमें है डायरेक्टर ऑफ जियो पॉलिटिक्स एट हिब्रू यूनिवर्सिटी और लेक्चरर भी हैं वहाँ पे। आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसने ट्वीट कर दिया, बस सिंपल, और अरबी में ट्वीट किया। अरबी में ट्वीट करने का मकसद है गल्फ़ को सुनाना कि हमारा असल मकसद और गोल क्या है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने कहा टेकिंग आउट खामेनाई इज़ नाउ वन ऑफ द वॉर गोल्स। खामेनाई कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव। खामेनाई इज़ अ मॉडर्न हिटलर डायरेक्टली गिविंग ऑर्डर्स टू फायर इनटू द इजरायली रियर, यानी पीठ में उनको गोलियां मारने के लिए हुक्म दे रहा है। ये जनाब सिनेरियो है इस वक्त ग्लोबल, किसी ने बचना नहीं है। वो ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं, जान की खामेनाई को रजीम चेंज की बात कर रहे हैं और पूरे ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन की बातें दोबारा टेबल पे आ चुकी हुई हैं ईरान के बाद। ईरान तो फिर भी न्यूक्लियर पोटेंशियल प्रोग्राम का हामिल है ना। हम तो लिटरली 150 मिसाइल लेके, रॉकेट्स लेके बैठे हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम का। हमारा तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब इशू ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है स्प्रेड आउट, एक जगह से ख़त्म नहीं कर सकते, टोटली एक बैक वक्त ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ही तरीके से ख़त्म होता है, पाकिस्तान में सिविल डिसऑर्डर क्रिएट कर दे जाए, पाकिस्तान को इंटरनली कोलैप्स कर दे जाए। एक्सटर्नली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब कभी डिसमेंटल नहीं हो सकता, वो चल जाएगा। अगर उस पर एक तरह से हमला करेंगे तो उसको चला दिया जाएगा। और जो वो एक स्ट्राइक फर्स्ट की पॉलिसी पाकिस्तान ने रखी हुई है, तो दुनिया के जो एक कैपिटल्स हैं और दुनिया के इलाके हैं वो देख लेंगे कि पाकिस्तान कितना केपेबल है, कितना पानी में। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करने का आसान तरीका है सिविल कियोस क्रिएट करना, और वो अचीव होता है अगर ईरान के अंदर कियोस क्रिएट हो जाए, ईरान के अंदर क्रिएट हो जाए। तो अब सवाल ये है कि यार डोनाल्ड ट्रंप को हमने कन्विंसिंग कोई आर्गूमेंट दे दी हुई है, हमने, गल्फ़ ने, दुनिया ने, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक सियासत को बचाना चाहता है? एक निशानी है कि उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बिठाया मीटिंग में, उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को नहीं रखा हुआ ईरान और इसराइल के लिए, उसने उसको ग्रीनलैंड ही भेजा हुआ है क्योंकि उसकी नज़र ग्रीनलैंड के ऊपर है। उसने वो ख़रीदना है और अपना समुंदर महफूज करना है, अपनी पुश्त महफूज करनी है मैक्सिको के ज़रिए, एल सल्वाडोर के ज़रिए। अमेरिका अपने बारे में सोच रहा है। तो जो स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वो सच्चा साबित होगा, अमेरिका फ़र्स्ट, या क्या जो डीप स्टेट है अमेरिकन उसकी आवाज़ जो है इज़राइल फ़र्स्ट, क्या वो साबित होगी? वो आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा। और ये फ़ैसला कौन मार का है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर ईरान स्टैंड करता है तो पाकिस्तान स्टैंड करता है, अगर ईरान कोलैप्स कर जाता है तो पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनल कोलैप्स की सिचुएशन क्रिएट होगी, और वो इंटरनल कोलैप्स जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो सकता है, एक्सटर्नली नहीं हो सकता। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।